बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू, आप इस वक्त कहाँ हैं? जल्दी से मेरे घर आएं और मुझे ले जाएं। आमिर ने मुझे तलाक दे दी है। वो एक ही सांस में बोले जा रही थी। अब्बू, आप सुन रहे हैं? अब्बू। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। फिर एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी, साथ ही कॉल कट गई। उसने बहुत बार अब्बू का नंबर मिलाया, मगर नंबर बंद जा रहा था। वो वहां से घबरा गई। फिर कुछ याद आने पर उसने एक और नंबर ट्राई किया। जैसे ही कॉल रिसीव की गई और रिसीव करने वाले ने जो खबर दी, उसके सर पर तो गोया आसमान टूट पड़ा हो। ये सब तो उसके वहमो गुमान में भी ना था। वो तो तलाक लेकर समझ रही थी कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं, और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। मेरा नाम सानिया है। हम दो बहनें हैं। मेरे वालिद आर्मी से रिटायरमेंट के बाद अपना छोटा सा जनरल स्टोर चलाते हैं। मेरी बड़ी बहन तानिया अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी, तो मेरी हाला, जिनकी शादी एक बहुत अमीर कबीर खानदान में हुई थी, वो अपने होबरू डॉक्टर बेटे का रिश्ता ले आई। तानिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सलीका शार थी, और उनके बेटे को भी किसी घरेलू लड़की से शादी करनी थी। तो हालांकि नजरें इंतहाब तानिया पर ठहर गई। इनकार का कोई जवाब नहीं था, बल्कि हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी कि तानिया की शादी एक बहुत बड़े खानदान में होने जा रही थी। जट मंगनी पट ब्याह, घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं बहुत एक्साइटेड थी। हम सब खुशी खुशी शादी की तैयारियों में जुट गए। खाला ने तो जहेज के लिए साफ मना कर दिया था, मगर अब्बा अपनी हैसियत के मुताबिक जो बन पाया वो कर रहे थे। अब बेटी को ऐसे ही तो रुखसत नहीं कर देना चाहते थे। अल्लाह अल्लाह करके शादी का दिन आया। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया, और तानिया, जो मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़ी थी, रुखसत होकर पिया देश सुधार गई। उसके जाने के बाद घर में कुछ दिन तक तो उदासी ने डेरे जमाए रखे। घर जिसको तानिया और अम्मी दोनों मिलकर संभालती थीं, वो सारा निज़ाम भी डिस्टर्ब होकर रह गया था। मुझे घर गृहस्थी से कोई खास लगाव नहीं था, और ना ही मुझे इस सब की आदत थी। तानिया अपने मियाँ के साथ अक्सर चक्कर लगाती तो झटपट कई काम निपटा जाती, और मुझे भी समझाती कि अम्मी का हाथ पिटाया करो। अब उसके घर में तो कई नौकर चाकर थे। वो तो बस अपने मियाँ के साथ ऐश कर रही थी, खुश थी बहुत। उस्मान भाई तानिया के शोहर बहुत अच्छे थे तो वो हमारे कज़न ही, मगर स्टेटस के फ़र्क की वजह से बहुत कम मिलना मिलाना होता था। और फिर वो स्टडी के लिए कई साल बैरून मुल्क रहे थे। शादी के बाद ही उनकी शख्सियत खुलकर सामने आई थी। वो एक आइडियल पर्सनालिटी के मालिक थे। उन दोनों को खुश और खुशहाल देखकर मैं भी ऐसी ही ज़िंदगी की ख्वाब सजाने लगी, मगर ये भूल गई कि किस्मत सबकी एक जैसी थोड़ी होती है। यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन थे। इम्तहान के बाद मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। उन्हीं दिनों मेरी बड़ी फूफो हमारे घर आई और अपने बेटे आमिर के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। फूफो का एक ही बेटा था, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में एक मुअल्लिम के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। आमिर शुरू से ही अब्बा का फेवरेट भांजा था। अब्बा ने फ़ौरन हाँ कर दी। अम्मी को भी सुलझा हुआ और मुहज़्ज़िब सा आमिर बहुत पसंद था। पसंद तो मुझे भी था, मगर मेरे ख्वाब बड़े थे। मंगनी हो गई। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। तानिया का एक बेटा था। बेटे की पैदाइश पर उस्मान भाई ने उसे डायमंड का सेट गिफ्ट किया, और वो वक्तन फ़वक्तन तानिया को ऐसे गिफ्ट्स देते रहते थे। ये सब तो उनकी क्लास का हिस्सा था। मैं भी कुछ इसी तरह की उम्मीदें संग लिए आमिर की दुल्हन बनी, उसके घर आ गई। फूफू मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आमिर भी बहुत मोहब्बत करता था मुझसे।
اور یہ محبت تو وہ شادی سے پہلے بھی مجھ سے کرتا تھا، مگر یہ اس کی شادی سے پہلے یک طرفہ محبت تھی جس کا اس نے کبھی اظہار نہ کیا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں مجھے سب اچھا ہی لگا تھا۔ عامر کی بے انتہا محبت، پھوپھو کی شفقت اور میرے خوب لاڈ اٹھانا۔ عامر مجھے تحائف تو دیتا تھا مگر بہت معمولی سے، اپنی حیثیت کے مطابق، اور میں ہمیشہ ان کو دولت کے ترازو میں تولتی۔ ان تحائف کا موازنہ تانیہ کو ملنے والے تحائف سے کرتی تو مجھے کوفت ہونے لگتی۔ میں صرف چیزوں کا مقابلہ کرتی، ان تحائف کے پیچھے جو عامر کی محبت اور خلوص ہوتا وہ مجھے کبھی نظر نہ آتا، یا شاید میں خود ہی اس کے بارے میں سوچتی ہی نہیں تھی۔ تانیہ جب بھی امی کے ہاں آتی تو مجھے بھی کال کرتی تھی کہ میں بھی وہاں آ جاؤں، مگر جب عامر کے پیچھے بائک پر میں اپنے میکے پہنچتی تو نظر تانیہ کی بڑی سی گاڑی پر ٹھہر سی جاتی۔ دل میں کھوک سی اٹھتی۔ یہ نہیں تھا کہ میں تانیہ سے جیلس تھی، بلکہ مجھے یہ لگتا کہ یہ سب کچھ مجھے بھی ملنا چاہیے تھا۔ مجھے ان مادی چیزوں نے اس قدر الجھا دیا تھا کہ میں عامر کی محبت کو اپنے لیے کافی نہ سمجھتی۔ مجھے ان سب آسائشوں کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگتی۔ میں نے عامر سے کہہ دیا کہ آئندہ میں اس کے ساتھ بائک پہ نہیں بیٹھوں گی، وہ ایک گاڑی خرید لے۔ عامر اپنی 70-80 ہزار کی تنخواہ سے بمشکل گھر ہی چلا پاتا تھا۔ وہ اکیڈمی میں بھی پارٹ ٹائم پڑھاتا تھا اور وہاں سے ملنے والی انکم وہ مجھے دیتا تھا میرے اخراجات کے لیے۔ اب ایک دو جگہ اور پڑھانا شروع کر دیا تھا تاکہ میرے کچھ گلے شکوے تو کم ہونا۔ اس نے چند مہینوں میں کچھ پیسے جمع کر کے کچھ اپنے ایک دو دوست سے ادھار لے کر میرے لیے ایک گاڑی خرید لی تھی تو وہ سیکنڈ ہینڈ، مگر ٹھیک تھی۔ وہ میری ہر فرمائش کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، مگر میری ہوس اور مقابلے کی عادت کو کہیں بریک نہیں لگ رہی تھی۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا تو عامر بہت زیادہ خوش تھا۔ پھوپھو جو اب گھٹنوں کے درد کا شکار تھے گھر بار وہی سنبھالتی تھی، بلکہ شروع سے وہی سنبھالتی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ حد سے زیادہ پیار کرنے والا شوہر، ماں جیسا خیال رکھنے والی ساس اور ایک پیاری سی بیٹی، مگر میرا ناشکرا پن مجھے لے ڈوبا۔ کبھی بڑا فریج چاہیے، کبھی سونے کے زیورات چاہیے، آئے روز ایک نئی فرمائش۔ میں ہر لحاظ سے تانیہ جیسی زندگی تصور کرتی۔ میری ڈیمانڈز کے ساتھ میرا رویہ بھی عامر کی برداشت سے باہر ہوتا گیا۔ میں جس چیز کی ضد کرتی تو یہ بھول جاتی کہ میرے شوہر کی حیثیت اور عزت نفس کس طرح مجروح ہو رہی ہے۔ پھوپھو مجھے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی تو میں ان کے ساتھ بدتمیزی کر دیتی۔ تانیہ اور امی ابو تک کبھی میری کوئی بات پہنچتی تو مجھے سخت سست سننے کو ملتی۔ میں کئی کئی دن ناراض ہو کر میکے بیٹھی رہتی۔ عامر اب اس سب سے تھکنے لگا تھا۔ پہلے وہ ہر حال میں میری ہر فرمائش پوری کرتا تھا، میری ناراضگی سے اس کی جان پر بن آتی تھی، مگر اب وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتا۔ اب بھی کئی دنوں سے مجھے کسی پوش ایریا میں گھر لینے کی ضد تھی، جبکہ میں جانتی تھی کہ یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، مگر عامر نے اس بار دو ٹوک کہہ دیا کہ اسی گھر میں رہنا ہے تو رہو، اگر تم نہیں رہنا چاہتی تو میری طرف سے اجازت ہے، تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ تب سے میں نے بھی ضد باندھ لی کہ تم مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتے تو طلاق دے دو، میں بھی اسی طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی۔ پھوپھو نے بیچ میں آ کر صلح کروانے کی کوشش کرنا چاہی تو عامر نے انہیں صاف منع کر دیا کہ اب کی بار وہ بیچ میں نہیں آئیں گی۔ وہ بھی ایک معمول کا دن تھا۔ شام کو عامر اکیڈمی سے تھکا ہارا آیا تو بجائے اسے کھانا یا پانی پوچھنے کے میں نے ایک نیا محاذ کھول رکھا تھا۔ اس نے ایک دکھ بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پوچھا، بس یہ بتا دو کہ تم چاہتی کیا ہو، تم مجھے آزاد کر دو،
मैंने बर्जस्ता अंदाज में जवाब दिया। ठीक है, आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फूफो ने घबरा कर सीने पर हाथ रखा। आमिर ने मुझे तलाक दे दी। अब वहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं था। मैंने अब्बू को कॉल की। वो स्टोर से वापस घर जा रहे थे, मोटर बाइक पर थे। मेरी कॉल सुनी, मेरी बात सुनी तो खुद पर कंट्रोल न रख पाए। मोटर बाइक सड़क के किनारे लगे खंबे के साथ जा टकराई। अब्बू शदीद सहमी थे। बेहोशी की हालत में चंद राहगीर उन्हें अस्पताल ले गए, मगर वो जख्मों की ताब ना ला सके और उनका इंतकाल हो गया। जिस करीबी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, वहाँ उस वक्त उस्मान भाई ड्यूटी पर थे। उन्होंने तानिया को कॉल करके सब बताया, और जब मैंने तानिया को कॉल की थी, तब यही खबर तानिया ने मुझे दी। मैं किसी तरह टैक्सी करवाकर घर पहुंची। आमिर और फुप्पो को बाद में इत्तला मिली थी अब्बू के मरने की। अब्बू के कफन दफन के बाद मैंने तानिया को अपनी तलाक का बता दिया। अम्मी, जो मेरी बातें सुन चुकी थीं, कुछ वो अब्बू के गम में ने ढाल, ऊपर से बेटी के उजड़ जाने का गम, वो दिल पर हाथ रखे वहीं ढह से गईं। 2 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ती रहीं, मगर मौत जीत गई और मैं बिल्कुल बेआसरा होकर रह गई। बेटी को मैं साथ ले आई थी। अब्बू का स्टोर अब बंद पड़ा था। कौन संभालता? उस्मान भाई ने बेचकर रकम मेरे हवाले कर दी। काम हसारे में जा रहा था, कोई खास रकम न मिली। तानिया ने वो सब मुझे दे दी, उसे इसकी ज़रूरत न थी। मैं और मेरी बेटी उस घर में सुबह से शाम और शाम से सुबह करती। कभी तानिया आ जाती, फिर वो भी उस्मान के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई। सुना था आमिर ने भी दूसरी शादी कर ली है। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों से दौलत और ख्वाहिशात की पट्टी हटने लगी, तो अपनी साबका जिंदगी जिसे मैं छोड़ आई थी वो जन्नत लगने लगी। और इस जन्नत को अब मैंने अपनी बेवकूफ़ी और दौलत की हवस के चक्कर में खो दिया था। ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपनी बेटी को भी बेआसरा कर दिया। उसके बाप का साया उससे छीन लिया, और खुद अपने वालिदैन को भी तकलीफ देकर उन्हें मौत के हवाले कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ पछतावे बाकी बचे हैं। अब ये घर मुझे खाने को ढूंढता है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, और बामुश्किल अपनी और अपनी बेटी की ज़रूरियात को पूरा कर पाती हूँ। मैं कितनी बदनसीब हूँ, जिसने अपनी जन्नत खुद अपने हाथों खुद पर हराम कर ली। मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी और अपनी किस्मत, अपने नसीब का किसी के साथ मुकाबला ना करें। जो आपको मिला है वही आपके लिए बेहतर है, और उससे 1000 दर्जे बेहतर है जो आपके हिस्से में नहीं आया। कैसी लगी आपको कहानी? ज़रूर बताइएगा।